जंग क्या है? क्या ये सिर्फ तबाहशुदा शहरों की वो तस्वीरें हैं जो हम खबरों में देखती हैं, या ये जैसा कि प्रशियन जनरल क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था, ताकत का एक ऐसा अमल है जिसके इस्तेमाल की कोई मंतकी हद नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानी जहन को परेशान करता आया है। और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो मवाद है वो हमें जंग के कई मुख्तलिफ चेहरे दिखाता है। अच्छा जी, एक तरफ जंग एक सियासी आला है, शतरंज की बाजी की तरह। दूसरी तरफ ये एक इंसानी आलमिया है, एक ऐसी तबाही जिसके जख्म शायद नस्लों तक नहीं भरते। तो आज का मकसद इन तमाम मुतजाद हकीकतों को एक साथ रखकर समझना है। बिल्कुल, कि आखिर ये है क्या? चलें फिर क्लाउज़विट्ज़ से ही शुरू करते हैं। उनका बुनियादी ख्याल तो बड़ा सीधा और सच कहूँ तो खौफनाक है कि जंग का मकसद दुश्मन को गैर मुसल्ला करना है, उसे इस नहज पर पहुंचाना है कि वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। जी, और वो कहते हैं कि इस मकसद के लिए दोनों फरीक एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करते हैं, जिससे तशद्दुद बढ़ता ही चला जाता है, एक न खत्म होने वाला सिलसिला। बिल्कुल, ये जंग का एक इंतहाई वहशियाना पहलू है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा नाम भी है, कदीम चीनी मुफक्किर सुन त्सू का, और उनका नजरिया इससे आप कह सकते हैं बिल्कुल उलट है। अच्छा, वो कैसे? सुन त्सू कहते हैं कि असल जीत लड़े बगैर दुश्मन को ज़ेर करना है। उनका मशहूर कॉल है कि तमाम जंग धोखादही पर मबनी है। धोखादही पर? जी, वो कहते थे कि तवील जंगों से बचो क्योंकि ये रियासत को कंगाल कर देती है। उनके लिए जंग ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं, बल्कि एक इंतहाई ज़हीन खेल है। मतलब उसका फैसला मैदान जंग से पहले ही हो जाता है? मनसूबाबंदी और हिसाब किताब से। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंतहाई हो गई। एक तरफ क्लाउज़विट्ज़ हैं जो ब्रूट फोर्स की बात कर रहे हैं, जी, दुश्मन की मुकम्मल तबाही की, और दूसरी तरफ सुन त्सू जो कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत तो वो है जिसमें तलवार उठानी ही ना पड़े। यही सबसे दिलचस्प नुक्ता है, और इसी कशमकश से क्लाउज़विट्ज़ का सबसे मशहूर नजरिया निकलता है। कौन सा? जंग दीगर ज़राए से सियासत का तसलसल है। यानी जंग कोई पागलपन का दौरा नहीं, ये हवा में शुरू नहीं हो जाती। बिल्कुल, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सियासी मकसद होता है। ये बात कि जंग सियासत का तसलसल है सुनने में तो बहुत इंटेलेक्चुअल लगती है, लेकिन क्या ये थोड़ी खतरनाक नहीं? क्या इससे जंग को एक आम काबिल कबूल ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा जाने लगता? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, क्लाउज़विट्ज़ का मकसद जंग को मामूल बनाना नहीं था। तो फिर क्या था? उनका मकसद उसे एक मंतकी दायरे में कैद करना था। उनका कहना था कि अगर जंग का कोई सियासी मकसद ही ना हो तो वो महज बेईमानी, तशद्दुद और बर्बरियत बनकर रह जाएगी। अच्छा, सियासी मकसद ही वो लगाम है जो जंग की शिद्दत को कंट्रोल करती है। यानी इसीलिए कोई जंग मुकम्मल तबाही की जंग होती है और कोई महज मुसल्ला मुशाहिदा। बिल्कुल, जहां फौजें बस सरहद पर खड़ी एक दूसरे को देखती रहती है। ये सब इस बात पर मुनहसिर है कि सियासी मकसद क्या है। लेकिन जंग के मैदान में तो मंसूबे अक्सर धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ क्लाउज़विट्ज़ एक और दिलचस्प तस्वर पेश करते हैं जिसे वो रगर या फ्रिक्शन कहते हैं। हाँ, और ये जंग की हकीकत को समझने के लिए बहुत जरूरी है ना। ये रगड़ क्या चीज है? यानी आपने दुनिया का बेहतरीन फौजी मंसूबा बनाया है, हर चीज का हिसाब लगाया है, लेकिन ऐन मौके पर एक ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है, एक पुल पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, या बारिश की वजह से जमीन दलदल बन जाती है। बिल्कुल, यही रगड़ है। वो अनगिनत छोटी छोटी गैर मुतवक्के हकीकतें जो आपके अजीम मंसूबों को खाक में मिला देती हैं। मतलब जंग कागज पर खेली जाने वाली शतरंज नहीं है, ये गैर यकीनी, खतरे और मौके का एक खेल है। एक जुआ है जो मालूमात की धुंध में खेला जाता है, और क्लाउज़विट्ज़ के मुताबिक एक अजीम कमांडर वही है जो इस धुंध में भी हकीकत को देख सके और फौरी फैसले करने की हिम्मत रखता हो। बिल्कुल, और इसी धुंध और रगड़ के बीच में उस शतरंज की बसात पर जो मोहरे हैं वो इंसान है, और जब वो गिरते हैं तो उनकी कहानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जी, और ये हमें जंग के दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है, उसकी इंसानी पहलू की तरफ। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें 1859 की सोल्फेरिनो की जंग में मिलती है, जहां हेनरी डुनॉट नामी एक स्विस बिजनेसमैन ने हजारों जख्मी सिपाहियों को बगैर किसी मदद के तड़पते हुए देखा। वो मंजर कहते हैं उनके जहन पर नक्श हो गया। इस तजर्बे ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि जंग के बाद दोनों तरफ के जख्मियों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, और इसी तजर्बे ने एक आलमी तहरीक को जन्म दिया। जी, जिसका मकसद जंग के मसाइब को कम करना था। इसी तहरीक के नतीजे में रेड क्रॉस और फिर जिनेवा कन्वेंशंस वजूद में आए। यानी जिनेवा कन्वेंशंस एक तरह से जंग के लिए रूल्स ऑफ द गेम है। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे बयान करने का। ये नहीं कहते कि आप खेल नहीं सकते, लेकिन ये कहते हैं कि अगर खेलोगे तो कुछ उसूलों के साथ। आप रेफरी को गोली नहीं मार सकते, और जो खिलाड़ी जख्मी होकर गिर जाए उसे मैदान से बाहर ले जाने देना होगा। बिल्कुल सही कहा। उनका बुनियादी मकसद गैर जंगजुओं यानी आम शहरियों, तिबी अमले, जख्मी फौजियों और जंगी कैदियों का तहफ्फुज़ है। तो ये जंग की बर्बरियत के अंदर इंसानियत की एक छोटी सी लकीर खींचने की कोशिश है। जी, ये इस ख्याल की नफी करते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। और ये हदूद लगाने की कोशिश सिर्फ जदीद दौर में तो नहीं हुई। हमारे ज़राए मुनसिफाना जंग के नजरिए या जस्ट वॉर थ्योरी का भी जिक्र करते हैं। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी, कदीम हिंदुस्तानी महाकाव्य महाभारत से लेकर रूमी और ईसाई मुफक्किरों तक जाती है। तो ये है क्या, ये नजरिया? ये एक अखलाकी फ्रेमवर्क है।
ये नजरिया कहता है कि जंग बुनियादी तौर पर एक बुरी चीज है, लेकिन कुछ इंतहाई मखसूस हालात में अखलाकी तौर पर जायज हो सकती है। मखसूस हालात जैसे कि? जैसे उसकी कड़ी शराइत है। मसलन जंग का कोई माकूल सबब होना चाहिए, जैसे कि आत्मरक्षा, ये आखिरी हरबा होना चाहिए, यानी तमाम पुरअमन रास्ते नाकाम हो चुके हों। और नियत भी दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, मकसद अमन कायम करना हो, ना कि जमीन पर कब्जा करना या बदला लेना। तो एक तरफ क्लाउज़ोविट्ज़ जंग को सियासत का एक आला कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये नजरियात उस आले के इस्तेमाल पर अखलाकी और कानूनी पाबंदियां लगा रहे हैं। ये एक मुसलसल कशमकश है, लेकिन इन तमाम फलसफों और कानूनों के बावजूद जब जंग होती है तो उसका सबसे बड़ा असर मुआशियत और मुआशरे पर पड़ता है। और वो असर तबाह कुन होता है। जी, हमारे पास जो आदाद शुमार हैं वो चौंका देने वाले हैं। एक तहकीक बताती है कि 4 साल की खाना जंगी के दौरान किसी मुल्क की फीकस आमदनी में औसतन 18% कमी आ जाती है। 18%? ये हिंसा सुनने में शायद कुछ लोगों को कम लगे, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सड़कें, स्कूल, अस्पताल जो बन सकते थे वो नहीं बने। एक पूरी नस्ल की तालीम और सेहत का सौदा हो गया। बिल्कुल। और उससे निकलना भी आसान नहीं होता होगा। बहुत सुस्त बहाली होती है। जंग खत्म होने के 6 साल बाद भी मुल्क की मईशत अपनी मुमकिन सतह से 15% नीचे रहती है। और ये सिर्फ पैसे का नुकसान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एतमाद का नुकसान है। सरमायाकार जंग ज़दा मुल्क में पैसा लगाने से डरते हैं। हुनरमंद लोग, डॉक्टर, इंजीनियर मुल्क छोड़ जाते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो जंग खत्म होने के कई साल बाद भी उसका माशी भूत माशरे पर मंडलाता रहता है। जी, ये रूसी मुसन्निफ टॉल्स्टॉय का जंग का तस्वुर है, एक ऐसी कुदरती आफत जो सब कुछ बहा कर ले जाती है। जंग की वजूहात पर भी कई नजरियात हैं। उनमें से एक थुसेडिडाइट्स ट्रैप का नजरिया बड़ा मशहूर हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखें, ये नजरिया कदीम यूनानी मौरिख थुसेडिडाइट्स के नाम पर है। उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की जंग की तारीख लिखी थी। जी? उनका कहना था कि ये जंग इसलिए हुई क्योंकि एथेंस की उभरती हुई ताकत ने स्पार्टा को, जो उस वक्त की कायमशुदा ताकत थी, खौफजदा कर दिया था। अच्छा। तो इस नजरिए के मुताबिक जब भी तारीख में कोई नई ताकत किसी पुरानी ताकत को चैलेंज करती है तो जंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये तो बड़ा खतरनाक ख्याल है। मतलब ये कि तारीख का एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम फंसे हुए हैं कि जब भी कोई नया मुल्क ताकतवर बनेगा तो जंग तकरीबन यकीनी है। जी, आजकल इसे अक्सर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पर लागू किया जाता है, लेकिन इस पर शदीद तनकीद भी होती है। अच्छा, वो क्या? नाक़दीन कहते हैं कि ये तारीख को बहुत सादा बनाकर पेश करता है। कदीम यूनान का मुकाबला आज की दुनिया से करना, जहाँ एटमी हथियार और आलमी मईशत जैसे अवामिल हैं, वो मतलब दुरुस्त नहीं। सही। मिसाल के तौर पर पहली जंग अजीम की वजूहात को देखें, वो इस ट्रैप से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। उसमें जर्मनी का रूस की बढ़ती हुई ताकत से खौफ भी था, ऑस्ट्रिया हंगरी की सल्तनत में कौमी परस्ती का उभार भी था, और इत्तेहादियों के पेचीदा जाल भी थे। यानी जंग की वजूहात को किसी एक फॉर्मूले में कैद करना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो अब तक हमने जंग को कई जावियों से देखा। ये बेवक्त क्लाउज़वुड्स का सियासी आला भी है, जी। हेनरी डोनट का इंसानी आलमिया भी, मुनसिफाना जंग के नजरिए का इखलाकी सवाल भी, और एक माशी तबाही भी। ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज की दुनिया में ये तस्वीर और भी पेचीदा हो गई है। वो कैसे? अब जंग सिर्फ 2 मुल्कों की वर्दी वाली फौजों के दरमियान नहीं होती। अब गैर रियासती अनासिर यानी नॉन स्टेट एक्टर्स का किरदार बहुत बढ़ गया है। लेकिन ये कोई बिल्कुल नई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नई बात नहीं है। तारीख में भी रियासतें बहरी कज़ाकों यानी प्राइवेटियर्स को अपने दुश्मनों के तिजारती जहाज़ों पर हमले के लिए इस्तेमाल करती थी। इससे ये जाहिर होता है कि जंग की तारीफ हमेशा से ही बदलती रही है। यहाँ आकर क्लाउज़विट्ज़ के नजरिए का एक बुनियादी तजाद भी वाज़ेह होता है ना। एक तरफ वो कहता है कि जंग की मंतक उसे मुतलक जंग यानी मुकम्मल और बेलगाम तशद्दुद की तरफ ढकेलती है। जी, उसका नजरियाती तस्वुर यही है कि जंग अपनी इंतहा को पहुंच जाए, जहां रहम की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कभी नहीं होता। हकीकत की दुनिया में सियासत, बैनुल अक़वामी कानून, इंसानी जानों का खौफ, मुआशी नुकसानात का डर, ये सब अवामिल एक ब्रेक का काम करते हैं। यानी ये रगड़ पैदा करते हैं। बिल्कुल। इसी वजह से हकीकी जंग हमेशा इसके नजरियाती मुतलक तस्वुर से बहुत मुख्तलिफ और महदूद होती है। हकीकी जंग हमेशा समझौतों, हुदूद और रुकावटों का शिकार रहती है। तो जंग को समझने के लिए हमें उन तमाम मुतजाद पहलुओं को एक साथ कबूल करना होगा। जी, यही इसका निचोड़ है। ये एक ही वक्त में पॉलिसी का एक मंतकी आला भी है और गैर मंतकी बेकाबू तबाही का जरिया भी। ये फौजी जहानत और बहादुरी का मैदान भी है और नस्लों पर मुहित सदमे और नफरत की वजह भी। शायद असल चैलेंज ये नहीं कि जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये इंसानी तारीख का एक मुस्तकिल हिस्सा रही है। जी, असल चैलेंज इस ताकतवर और खतरनाक सरगर्मी को काबू में रखना है ताकि उसके मकासद उसकी लाई हुई दवाई से ज्यादा भारी न पड़ जाएं। क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था कि जंग पॉलिसी का तसलसल है, लेकिन जंग के बेपनाह और देरपा इंसानी और माशी नुकसानात को देखते हुए हमारे सामने ये सवाल रह जाता है, वो कौन सा मोड़ है जब ये आला इतना तबाहकुन हो जाता है कि ये खुद इस पॉलिसी को ही तबाह करने का खतरा बन जाए जिसकी खिदमत के लिए इसे बनाया गया था।